नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। लखनऊ से इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूं और आज हम जाएंगे युवाओं के बीच। राजधानी लखनऊ में शर्मा जी चाय एक ऐसा अड्डा है जहां पर युवा मिल जाते हैं और ऐसे युवा जो राजनीति में रुचि रखते हैं, यानी राजनीति की जानकारी रखते हैं, किसे वो पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं, क्यों, किस लिए, सारे जवाब उनके पास होते हैं। तो तमाम सवाल होंगे हमारे, जवाब होंगे उनके, और किस तरह से वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। तो चलिए लिए चलते हैं आपको उस जगह जहां होती है सियासी चुस्कियां और राजनीति की चर्चाएं, जिसमें वो बात करते हैं नेताओं के बारे में, चर्चा करते हैं योजनाओं के बारे में, बात होती है रोजगार की, युवाओं की नौकरी की, शिक्षा की। तो तमाम होंगे मुद्दे, तमाम होंगे सवाल और जवाब। चलिए लिए चलती हूँ आपको राजधानी लखनऊ के शर्मा चाय वाले के पास। आइए। तो पब्लिक एजेंडा में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश, जहां राजधानी की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त मैं यहां मौजूद हूं। यहां के युवाओं का क्या मूड है, ख़ासतौर पर ये कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या वो चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो अब सरकार को देख रही है और आने वाली जो सरकार होगी उसे भी देखेगी, यानी एक वोटर बनने के बाद, 18+ के बाद। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? अमीर फैसल। अमीर जी, आप बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आप पॉलिटिकल पार्टीज से आने वाले समय में? क्या युवाओं के लिए होना चाहिए, और वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, इससे आप कितने खुश हैं? ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी इसके बाद जनता आगे सोचेगी। लेकिन जब यही चीज़ पूरी नहीं है और पिछले 5 सालों से या 8 सालों से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आगे किन मुद्दों पे बात की जाए? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो सारे मुद्दे सबसे बाद में, पहले इन 3 मुद्दों पर सिर्फ बात हो। अगर ये मुद्दे देश के अंदर ख़त्म हो जाएंगे तब आगे हम सब बात करेंगे। यानी आपका कहना है कि मूलभूत सुविधाएं खास तौर पर? बात है जी, बिल्कुल बात है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम लोगों की ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूर होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। ये बहुत अच्छे से, बहुत आराम से मिल जाए, क्या ज़रूरत है? वरना यहाँ के लोग बाहर क्यों जाए, विदेशों में क्यों पड़े रहते हैं? सऊदी अरेबिया में लोग जाते हैं, दुबई में जाते हैं, और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हमारे यहाँ वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती। हमारे यहाँ इतनी अफरा तफरी हो रही है, पार्टियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे, जातियों के नाम पे इतनी ज़्यादा अफरा तफरी है कि लोग मजबूर होकर देश छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। वो लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं कमाने, लेकिन उन लोगों को इतनी सहूलियत देश में मिलनी चाहिए कि वो अपना देश छोड़ के ना जाएं। लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि देश ही का फ़ायदा होता है जब वो लोग आते हैं कमा के, देश में तो आते हैं। लेकिन सर फाइनली एक बात यही है ना कि सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, बस उसके अलावा। इसी को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल स्टार्ट किया। लोकल जो हमारे इंडिया में बनता है उसे हम विदेशों के मार्केट में बेचेंगे। कितना सक्सेस है लोकल फॉर वोकल, कितना सक्सेस है हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, बातें बनाना अलग की बात होती है, हम लोग यहाँ खड़े होकर बहुत सारी बातें करें अलग बात होती है, लेकिन उन बातों को अमली जामा पहनाना उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, उससे बिल्कुल अलग चीज़ है। बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल में कितनी होती ये माने रखता है। क्या नाम युवाओं को तैयार कर रहे हैं, स्किल्ड बना रहे हैं, ताकि वो आने वाले समय में कहीं जगह पर भी जाएं, वो अपने स्किल के जरिए कमा लें, नौकरी करें, दूसरे लोगों को टक्कर दे पाएं। कितने साल लगेंगे युवाओं को तैयार करने में? 10 साल, 20 साल, 50 साल? जब एक पीढ़ी मर के ख़त्म हो जाएगी तब दूसरा तैयार होगा। हमें आज जिंदा है, हमें आज भूख लगती है, कल को हम नहीं रख सकते कि नहीं यार कल हमें बिरयानी खानी, आज हम चटनी रोटी से काम चला रहे हैं। ऐसा नहीं चलता। हमें आज भी अच्छा खाना चाहिए और कल भी अच्छा खाना चाहिए, बल्कि इससे अच्छा चाहिए। तो अगर तैयारी होनी है तो आज से तैयारी हो, उसका रिजल्ट आज ही निकल के आना चाहिए। हम कल के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपकी नज़र में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको लगता है आप किसको वोट करने वाले? देखिए, ये तो एक जो आपने एक मुझसे सवाल पूछा है, बहुत अहम सवाल है और बड़ा पेचीदा है। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता और ना ही तो देना चाहिए कि हम किस पार्टी को वोट करते हैं। मेरे लिए सारी पार्टियां समान हैं। मेरे लिए पार्टी वो अच्छी है जो युवाओं को देखती हो, बेरोज़गारी पे ध्यान देती हो और सामाजिक मुद्दों पे नज़र रखती हो। हमारे लिए ये पार्टी अच्छी नहीं है कि वो धर्म के नाम पे मुद्दा उठाए और धर्म के नाम पे वोटिंग करे। इतने समय पर हम देख रहे हैं, आप लोगों ने तमाम पार्टियों के कार्यकाल को पढ़ा होगा, समझा होगा, पढ़े लिखे युवा हैं आप। कांग्रेस को भी देखा, बसपा को भी देखा, सपा को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा। तो कंपैरिजन में आप किसे फिट मानते हैं? देखिए, अपने समय में तो हर किसी ने काम किया है, लेकिन जब अगली सरकार आती है तो उसकी कमियां गिनाने लगती है। ठीक है, वही आप कर रहे हैं?
नहीं, हम तो नज़र डाल रहे हैं, हम तो रोशनी डाल रहे हैं कि साहब आपने क्या किया, आपने क्या काम किया है। लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा कमियां निकालते हैं और सारा वक्त 5 साल का वक्त उसी में लगा देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि साहब मैंने तो कुछ काम नहीं किया, 5 साल का वक्त लगा दिया आपकी कमियां गिनाने में। लेकिन हमें कमियां ठीक है गिनानी है, क्योंकि अगर कमियां गिनाएंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि मैंने क्या किया काम किया है, मौजूदा टाइम की सरकार ने बताई क्या काम किया आप है। कह रहे हैं कि अगर पार्टियां 100 में से 50% काम करती हैं तो वर्तमान सरकार के लिए आप कितना परसेंटेज तय करते हैं? 3-4% बहुत है काम किया होगा, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता काम किया होगा। हाँ, अच्छी हुई हैं और ख़ास करके मुबारकबाद मैं सरकार को देना चाहूँगा कि जितनी अच्छी बातें और जितनी अच्छी नारे और तकरीरें इस सरकार में हुई हैं कभी 70 सालों में नहीं हुई हैं। चलिए, मैं आगे बढ़ते हुए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करूंगी। आपका क्या नाम है? विमलेश सिंह चौधरी। आप क्या ओपिनियन रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर? पॉलिटिकल पार्टी को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने सबको देखा है, बारी बारी से सबको देखा है। सपा को भी देखा है, बसपा को भी देखा है, अब भाजपा का नंबर है। और मेरे हिसाब से अभी हमारा देश कोरोना से उभरा हुआ है, तो जितना हमें क्षति पहुंची है वो सबको बेहतर पता है। तो अगर हमें एक बार और उनको चांस देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ मुद्दों को जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे उन मुद्दों को हालांकि निपटारा भी किया गया है इस सरकार के द्वारा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि हाँ, आत्मनिर्भर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सच में बहुत अच्छा है। अगर इंसान आत्मनिर्भर बनेगा तो उसको जिम्मेदारी वो समझेगा और वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होकर देखिए, भारत की जनता, भारत का जो जनसमूह है वो बहुत है। अगर सबको रोजगार के ही प्रति सरकार जाने देगी तो मुझे नहीं लगता है कि सबको रोजगार दिला पाएगी, कोई भी सरकार नहीं दिला पाएगी। सब अपने अपने वादे करते हैं, पर अगर वो आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो जिन्हें ज़रूरत होगी उन्हें रोजगार मिलेगा। मेरे हिसाब से तो ये है। और बाकी बहुत चीज़ें जैसे रोजगार देने वाला बना रहे हैं। हाँ, रोजगार कुछ लोग अपने सेल्फ डिपेंड अगर जो हो पा रहे हैं वो सेल्फ डिपेंड हो, और जिन्हें सच में ज़रूरत हो उनके लिए रोजगार का ऑप्शन रहे, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे जिनके पिताजी डीएम हैं और भी अलग अलग जो बड़े बड़े, उनके बेटे भी रोजगार ढूंढ रहे हैं। हालांकि वो कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, और हमारे गरीब जनता और जो हमारे गरीब नागरिक हैं उनके लिए हालांकि और अच्छे ऑप्शन खुल सकते हैं इसके लिए। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों का ये भी बताना है कि सरकारी परीक्षाएं करीब 15-16 ऐसी हुई जिसको पूरा ही नहीं कर पाए। जी नहीं, एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे परीक्षाएं जो भी हुई हैं वो सारी राज्यों में जो भी सपा की भी सरकार थी, आप बेहतर जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और बसपा की भी सरकार थी, उसमें भी आप जानते हैं, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, हर सरकार में हुआ है भ्रष्टाचार। अगर इस सरकार में भी तो सुधारने का वादा करके आए थे। जी ज़रूर, मैं मानता हूँ आपकी बात, पर मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे तत्काल अगर उनको पता चला है कि टेट का जो परीक्षा थी उसमें जितने भी वो जिम्मेदार थे उनको उनके ऊपर सुनवाई की गई है, तो धीरे जी सरकार अब तक क्लियर नहीं करा पाई है। 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट के, अब तो गवर्नमेंट का जाने का टाइम आ गया है। बताइए कौन सी परीक्षा अगर गवर्नमेंट ने कंडक्ट, कौन सी परीक्षा ऐसी है जो सही मायनों में कंडक्ट हुई है ईमानदारी से? देखिए, सरकार निर्णय ले रही है, फैसला ले रही है। आप साहब अच्छा ये बताइए किस सरकार में ऐसा नहीं हुआ, आप बताइए। हर सरकार में होता है। अरे हर सरकार में होता है, तो मतलब आप भी उसी सरकार को पैटर्न पे चलेंगे? जनता आपको अगर पूर्ण बहुमत में बदलाव की बात लेकर आए थे, उनका ये कहना है ना। देखिए अगर इसमें देखिए अभी जैसे एसआई की भर्ती हुई है, इसमें एकदम क्लियर हो गई है, मतलब क्लियर हुई है। उसमें 159 मार्क्स कम से कम 5000 लड़के हैं। जी जी 10-20 लाख रुपए लगता है। जी जी कुल मिलाकर आप इफ एंड बट आपको मोदी चाहिए। जी 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 चाहे कुछ भी हो। एक बार और मौका दीजिए, अभी कोरोना से उभरी है, 2.5 साल तो काम करने का मौका है। जी 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 जी, तो थोड़ा सा और समय दे, अच्छा करेंगे वो। ये बताइए कि इन दिनों जो माहौल चल रहा है उससे आप सहमत हैं असहमत हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं इन दिनों पॉलिटिकल पार्टीज, मुद्दा अगर हिंदुत्व का है तो दूसरे भी उसी पिच पर आते हैं खेलने के लिए, यानी जवाब सभी को देना है, सभी अपने आप को हिंदू बताते हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हिंदुत्व का मुद्दा यह है कि हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा लेके चलती थी कि उनका एक तरीके से सपोर्ट रहता था हिंदुओं को,
और बाकी या जो सिर्फ चुनाव आने पे हिंदू बने हैं, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, कि जब चुनाव आता है तब वह हिंदू बन जाते हैं, बाकी नहीं वो इफ्तार पार्टी करते हैं, तो ये नहीं चल पाएगा। और इसको जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अब राज 2022 में योगी जी की सरकार बननी है। और जैसे अगर हम केंद्र की बात कर लें तो बहुत से नेता हैं, जैसे राहुल गांधी जी हैं, वह सब जो हिंदुत्व का मुद्दा लेके एक ही पार्टी आगे बढ़ती है, वो भाजपा की पार्टी है। अखिलेश यादव जी का भी नाम आपने लिया, लेकिन अगर हम बात करें मुद्दों की, तो मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इसी पर ही सब कुछ हो जाएगा, विकास होगा यूपी का। विकास तो यूपी का जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने किया है, उतना विकास करने की कुव्वत पिछली किसी सरकारों में थी ही नहीं। जिन माफियाओं को ये संरक्षण देते थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को ये अपने घर का दामाद बना के रखते थे, आज उनकी जो हालत है वो कोई पिछले 20 सालों में सोच नहीं सकता था कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की ऐसी हालत योगी बाबा कर देंगे। अभी आपको लगता है आने वाले समय में और भी बुलडोजर चलेंगे? आने वाले समय में जितने भी माफिया हों, वो चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी जाति के हों, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, बुलडोजर एक समान चलेगा। अन्याय जो करेगा वो सहन नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलना निश्चित। ये बार बार सपा यही तो पूछ रहे हैं। आज भी अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा कि टेनी जी क्यों बख्शे गए फिर अभी तक। अजय देखिए, यह विपक्ष है, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष कहेगा कुलदीप सिंह सेंगर क्यों बख्शे गए? इनके हिसाब से गायत्री प्रजापति, इनके हिसाब से या चाहे या डिफेंड कर लेंगे। ये जेल में कब गए हैं भैया? ये सपा सरकार थी, ये अपने घर पे बैठा के तुरंत, जैसे कुलदीप सिंह वोट इस बात पर देंगे, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर जी को पार्टी से निष्कासित किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई और वह जेल गए। तो आपका वोट मोदी जी को या योगी जी को इस बात के लिए जा रहा है कि वो कार्रवाइयां कर रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दे विभिन्न हैं। जैसे यह इस प्रकार बात करते हैं कि ये सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा लेके चलते हैं, तो हिंदुत्व का मुद्दा क्यों ना लिया जाए? अपने धर्म का अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रहते हैं भारत में, तो हिंदुत्व का मुद्दा क्यों नहीं हम उठाएंगे? हम जरूर उठाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा ले, भाई में हमारे भाईवादी में नहीं कमी है। हम सबका सम्मान करते हैं, मुस्लिम भाई का भी सम्मान करते हैं, सिख का भी, ईसाई का भी। मगर अगर हिंदू राष्ट्र में अगर हमारा राम मंदिर बन रहा है तो किसी के पेट में दर्द होना भी नहीं चाहिए। हमारी मस्जिद के लिए जमीन दी गई है, मस्जिद बनेगा, उसका सम्मान है, उसका सम्मान करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको राम मनोहर लोहिया के बारे में पता होगा। हाँ, सपा के वो पूर्वज थे और उनका पूरा जीवन काल आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए जाके, उन्होंने कांग्रेस से लड़ते लड़ते वो मर गए। हाँ, और कल को ये भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं, कल को बसपा से हाथ मिला लेते हैं। वो मिला के छोड़ भी दिया उन्होंने। ठीक है, आगे एक सेकंड ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोजस सोमवंशी है। अभी कह रहे हैं कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक आना बाकी है, ब्रह्मास्त्र। मुझे लगता है मोदी जी ने जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया है वो है रक्षा का क्षेत्र, और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो पहचान बनाई है मोदी जी ने, वो आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई थी। जैसा कि तो मोदी जी ने जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पे बनाया है, हर देश से जो भी रक्षा के क्षेत्र में सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, एयर स्ट्राइक करवाई, जो कि हम पिछले 50, 60, 70 सालों में सोच भी नहीं सकते थे ऐसी चीज़ें। हम हमारे सैनिक को जो है पाकिस्तान से कोई भी गवर्नमेंट है, मुझे नहीं लगता ऐसा कि वहाँ से इतनी आसानी से वापस ला सकती थी, जैसा कि जो है अभिनंदन को लाया गया अगले ही दिन। तो मेन मुद्दा जो है वो होता है कि किसी भी राष्ट्र के सम्मान का, और वो मोदी जी लेके चल रहे हैं, इसलिए हम मोदी जी का पूरा समर्थन करते हैं। जय भाजपा, जय भाजपा। यानी आप चाहते हैं कि राष्ट्र पर अगर वोट मांगे तो आप उनको दे देंगे, बाकी मुद्दों को आप ध्यान नहीं देंगे? बाकी मुद्दों को भी ध्यान देंगे, लेकिन जो सर्वप्रथम होता है वो किसी राष्ट्र के सम्मान का होता है। जब भी राष्ट्र देखा जाता है तो यही देखा जाता है। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कैसे कंपेयर करते हैं अपने देश को? अमेरिका, चाइना, फिर इंडिया। तो राष्ट्र सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि उसके जो एक लेवल देखा जाता है कि हमारी कंट्री का लेवल कहाँ पे आ रहा है, चाहे डिफेंस के मामले में हो, चाहे इकोनॉमी क्राइसिस चला, क्योंकि अभी पिछले महामारी से हर देश परेशान है, तो उसी तरह इंडिया भी परेशान है। तो इस वजह से हमें मोदी जी को थोड़ा और अभी समय देना चाहिए। ठीक है, आप चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन वो समय उतना नहीं मिल पाया उनको, आपको लगता है? जी, अभी उतना समय मिला है, उन्होंने काम भी किया है जितना उत्तर प्रदेश में, चाहे वो रोड से लेकर के
छोटी से लेकर के बड़ी चीज़ों तक जितना काम किया है भाजपा ने वो बहुत किया है। अभी यही कह रहे हैं ना आप कि आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ज़मीन तो हमने ही निकलवाई थी, हमने ही आवंटित करवाई थी। देना चाहूँगा, जैसे इनकी सरकार का जब अंतिम पड़ाव चल रहा था तो इन्होंने एक हैं शांतनु गुप्ता जी, उन्होंने एक किताब लिखी है योगी आदित्यनाथ जी पे, उन्होंने इस बारे में जिक्र करके बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था कि जब इनकी सरकार को बहुत कम समय इनका बचा था तो इन्होंने ऐसे विभिन्न मतलब मुद्दों की लाइन लगा दी, पूरी झड़ी लगा दी कि हम ये काम करेंगे। तो अब कोई भी काम अगर कोई सरकार करती है या जैसे भाजपा सरकार है तो कोई भी काम करती है तो या दिखाते हैं कि या तो हमारी लिस्ट में था या तो इसका या काम तो हम करने जा रहे थे। तो भैया वो कह रहे हैं जमीन का आवंटन तो हमारी सरकार, एक आगरा एक्सप्रेसवे जैसे इन्होंने बनवाया तो उसका पूरा प्रोपोगंडा पूरे मतलब इस तरीके से कर दिया, नैरेटिव क्रिएट कर दिया, इस तरीके से नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि पूरा मतलब विश्व में कि आगरा एक्सप्रेसवे पे तो पूरा मतलब लैंड कराए दे रहे हैं हेलीकॉप्टर, और उसके बाद जब पता चला कि पानी बरसात हुई तो वो बहा जा रहा है, पता चला वो लेके चले जा रहे हैं जैसे टोटी लेके 370 जैसे मुद्दे जिनको कोई भी सरकार छूने से भी डरती थी उसको मोदी जी ने क्लियर करके दे दिया। 370 जैसे मुद्दों को जो देश की सबसे बड़ी समस्या था आज़ादी के बाद से। अब जय शाह की क्या क्वालिफिकेशन है कि बताइए, जय शाह बिना कुछ किए BCCI के चेयरमैन बने पड़े हैं, महासचिव हैं। जय शाह का इस देश में, अखिलेश यादव 5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ पे एक बार उनका एक टर्म रहा मुख्यमंत्री का। मंत्री पहचान नहीं पा रहे हैं, वो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जैसे लोगों को कह रहे हैं वो जिनकी वजह से उनकी सरकार बनी है। अरे अब बाबा जी बताइए, बाबा जी बताएंगे कि अब बाबा जी खुद ही क्रिमिनल टाइप आदमी हैं, बाबा जी पे 75 संगीन आरोप। वो अपने पिताजी से पूछे कि कौन है वो अपने बाबा जी। अब बताइए बाबा जी का धर्म क्या होता है, पूजा पाठ करने का वो योग्य हैं? वो बाबा जी योग्य हैं? चीफ मिनिस्टर का क्या काम होता है, उनको पता है कुछ भी? एक सेकंड, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में आप जा रहे हैं ये मुझे क्लियर करें। बिल्कुल मैम, देखिए हालांकि मेरा जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट का है, चाहे पार्टियों का, तो चाहे समाजवादी कहें चाहे बसपा कहें। हालांकि मैं बसपा के समर्थन में हूँ कि बसपा कानून व्यवस्थाओं को लेकर बसपा के राज में इतना मेंटेन रहता था, चाहे पुलिस की सुरक्षा हो, चाहे बहन बेटियां कोई भी हो, ईच एंड एवरीथिंग बसपा गवर्नमेंट में बहुत अच्छे से जो है मेंटेन रहती थी। आपकी बातें बाकी लोग क्यों नहीं समझ पाए, वोट परसेंट क्यों इतना कम चला गया बसपा का? परसेंटेज मैम बहुत सारे उनके इशू होते हैं। जब उनका सुप्रीम लीडर जो है, जब कार्यकर्ताओं से जब उनका इंटरेक्शन नहीं रहता है तो उसके बीच में खाइयाँ बहुत आ जाती है। खैर वो उनका पॉलिटिकल इशूज़ है, वो तो छोड़िए। लेकिन ये भाई साहब जो योगी जी कह रहे हैं, 4.5 साल में योगी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे जनता को डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है? आप हम बताइए। एक बार मैं आपको बताऊंगा, कोविड के नाम पे मैम, कोविड के नाम पे गंगा में इतनी लाशें बह रही थी। बताइए सरकार पार्लियामेंट में या विधानसभा में बोल रही है कि हम कोविड से नहीं मरा है। इनकी अभी अखिलेश जी से भी सवाल किया कि ओमिक्रॉन आ रहा है और ऐसे समय पर अगर चुनाव टल गए तो क्या उन्होंने कहा नहीं चुनाव जरूरी है? नहीं मैम, चुनाव तो देखिए, अभी बताइए चुनाव जरूरी रहता क्या? जो लोग के लिए मेडिकल फैसिलिटी होगी उसके लिए फिर जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अरे ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना मैम। करंट सत्ता में इस समय कौन है? संवेदनशीलता की बात है, जो स्थितियां बिगड़ी, ओमिक्रॉन अगर आता है तो संवेदनशीलता तो किसी में नहीं। डेफिनेटली उसमें गवर्नमेंट का लैग था। एक गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो कैसे मेंटेन करती है अपने वो हॉस्पिटल व्यवस्थाओं को। आप बताइए, अब राम मंदिर में अब ये लोग अगर सारा इनका पूरा ध्यान रहेगा तो हॉस्पिटल कौन देखेगा, एजुकेशन कौन देखेगा? कोविड में 2000 पर लगभग 3-4। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार आए प्राइमरी काम होता है कि डेवलपमेंट का। ये डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, चिकित्सा की बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे हिंदू की, मुस्लिम की, लड़ाने की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे, सबको तोड़ने की बात करेंगे। इनका यही मुद्दा है। स्टूडेंट, मैं एज ए स्टूडेंट, ये ऐसे जा रहे हैं राम मंदिर, बाकी पार्टियां ऐसे होके जा रही हैं। जा तो सभी वही रहे हैं, कौन मना कर रहा है कि नहीं बना? जा वही रहे हैं, लेकिन बात लॉ एंड ऑर्डर की होगी, बात गरीबों के कल्याण की बात होगी तो बसपा पहले आएगी। दिनों तक होगा जितने दिनों तक उसका केस पेंडिंग रखा बाकी सरकारों ने, उतने ही दिनों तक उतने। अब मंदिर के बाद गवर्नमेंट क्या सोच रही है आपका बताइए, कौन सा? ठीक है, एक सेकंड बताइए, आपका नाम? शफात हुसैन। आप सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी? समाजवादी पार्टी ने लोग
भुला नहीं सकते, झुठला नहीं सकते जो पिछले 5 सालों में काम किया है। उन कामों का नाम बदलने का काम मौजूदा सरकार ने करा। उसके बाद जब WHO और तमाम चीज़ें एक अलर्ट जारी कर रहे थे कि कोरोना आने वाला है, दूसरी वेव आने वाली है, आप बंगाल के चुनाव में मस्त थे। उसके बाद क्या हुआ मिडिल क्लास का, और क्या हुआ बड़े बड़े अधिकारियों की बॉडियां घर के अंदर सड़ गई। लेकिन इन सरकारों के कानों में जूं नहीं रहेंगी। आज का जो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, गरीब बेरोजगार कोरोना में लोगों को मतलब उस तरीके से जूझ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। लेकिन ये एक हिंदू, एक मुसलमान और राम मंदिर और मस्जिद पे लेके एक एजेंडे पे आए हैं। उस एजेंडे पे भी ये फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां पर आज समाजवादी पार्टी का विजय रथ तो क्रांति रथ जा रहा है, लाखों का जन सैलाब उभर रहा है और लोग समाजवादी पक्ष में वोट डालने के लिए चुनाव की तारीखों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इन 5 सालों में ये 108 वाली एम्बुलेंस को 12 और 102 को 8 करके नाम बदल कर, और जिस तरीके से इन लोगों ने किया है, पैसे को बर्बाद किया है, कोई रोजगार नहीं हुआ, मतलब बेरोजगार रह गया। पढ़ाई शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। सारे काम सिर्फ जो हुए हैं वो उनके मुंह पे कहने पे होते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े झूठे हैं। सदन में दिल्ली में मामले में तो प्रियंका जी हैं, हम किसानों का कर्जा भी माफ कर रहे हैं। जी कह रही हैं अखिलेश जी पिछले सरकार में कर के आए हैं, जो कर के आया है विश्वास आदमी उस पर ज्यादा करेगा। कंप्लीट करके क्यों बता रहे हैं कि हमने किया है? अगर उन्होंने किया होता तो कंप्लीट ही मिलता बीजेपी को। नहीं, देखिए समाजवादी के जो काम थे उस कामों के ये फीते काट रहे हैं, उनके कामों को ये झुटला रहे हैं और सीधे महंगाई पर बात नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। सरकार महंगाई पर बात नहीं करती, सरकार बाकी मुद्दों पर बात नहीं करती। आम जनता को कोई लेना देना नहीं। अभी भाजपा की सरकार है और नो डाउट कि समाजवादी पार्टी लगातार इम्प्रूव कर रही है और वह टक्कर एकमात्र ऐसी पार्टी है। मगर इनके लोग क्या बताते हैं कि इस स्तर की अगर बहस करनी हो तो फिर हम बहुत तेज बोल सकते हैं। ये बताएंगे कि गंगा में लाशें मिल रही थी, ये अपने नेता की क्यों नहीं बात करते हैं कि वो भ्रम फैला रहे थे कि वैक्सीन लगवा लोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। वैक्सीन या अखिलेश यादव के समर्थक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने कितना तर्क संगत था उनका यह कहना कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तब उन्होंने क्यों नहीं जनता से कहा कि आप लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और सब लोग पूरा मतलब 100% वैक्सीनेशन पॉपुलेशन का होना चाहिए। तब उन्होंने क्यों भ्रम फैला दिया? उन्होंने क्यों भ्रम फैलाया तब कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तब आप भ्रम फैलाते हैं, उसके बाद ये बात करते हैं कि गंगा में लाशें मिल रही हैं। मैम मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ CDRI से, ठीक है। वैक्सीन को झुटलाने वाले अखिलेश यादव थे। भाई साहब आप पता कर लीजिए, विदेशों में वैक्सीन के लिए पैसे पेमेंट कर रहे हैं वो, और यहाँ फ्री लग रही है तो भाजपा की वैक्सीन है, ये कैसे कर सकते हैं वो? फ्री लग रही है, आपको जानकारी नहीं है, आपको वैक्सीन की जानकारी नहीं है। कहाँ फ्री लग रही है? यहाँ फ्री लगा कर परिवारवाद है सिर्फ और सिर्फ ये इनको जनता अगर कुर्सी पे आपका परिवार का ही है। परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा है राजनीति में, अमित शाह का बेटा कितना बड़ा क्रिकेटर है, BCCI का अध्यक्ष बना है, कितना बड़ा बेटा है। कौन सा आप कहाँ सोच रहे हैं? वो बड़े पद पे नहीं है, गलत बात है। आप एक मिनट ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी, हटिए, ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी। हम बारी बारी से बातचीत करेंगे और बहुत प्यार से, हम हिंदुस्तान हैं, हम भारत हैं और बहुत ही प्यार से रहते हैं। राय अपनी अलग अलग हो सकती है लेकिन बातचीत हमारी आराम से होगी। अब बताइए, अब कोई चिल्लाएगा नहीं, अपनी अपनी बात रखिए। देखिए, जिस समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है, मगर ये अगर हम इनको सरकार में लाते हैं, तो 5 साल हम न्यूज़ पे यही देखेंगे कि
कितने विधायक पिताजी की तरफ गए, कितने विधायक अखिलेश जी की तरफ गए, कितने विधायक चाचा जी की तरफ गए। हम बस इनके पारिवारिक कला देख पाएंगे और कुछ नहीं होगा। कोई एक मिनट रुकिए, ये सीटों के बारे में क्यों नहीं बता पा रहे अखिलेश जी? सबको जोड़े जा रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं कि वो कितनी सीटों से लड़ रहे हैं। कितनी सीटों से? समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी करने जा रही है और जो लड़ेगी वो आपके सामने आ जाएगा। एक मिनट, भाजपा कौन सी अकेली है? जितने भी हैं सब 25-40 पार्टियों का समूह है भाजपा, और ठगों का गठबंधन है ये। लाखों लाशें गंगा किनारे नोच रहे हैं जानवर, और आप ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए। हम कहते हैं अगर भाजपा इतने हैं, कोई एक बता दे लखनऊ में हॉस्पिटल बनाया हो या कॉलेज बनाया हो, बेरोजगारी पे काम किया हो, बता दे। देखिए, पक्ष का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व विपक्ष का भी होता है। बहुत बढ़िया। ये हमारे देश के नागरिकों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भाजपा का है और ये सपा के हैं, ये एक विचारधारा है। ये हमारे भाई साहब दुश्मन नहीं है। ये खूबसूरती हमारे देश की। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब विपक्ष मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत ना होता तो आज सरकार न झुकती। विपक्ष में थे ही नहीं, विपक्ष में थे ही नहीं किसान। वो तो एक नागरिक की हैसियत से लड़, ताकत की, वो ताकत लड़ने की थी ना सर, तो लड़ी नहीं ना, दूसरे लोग तो लड़े ही नहीं उनके लिए। अभी विपक्ष क्या है? अभी भाजपा के ही इन्होंने बताया कि अखिलेश यादव मजबूत हो रहे हैं। मैडम, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने अमिताभ ठाकुर को अपनी पार्टी, जब इनकी पार्टी सत्ता में थी ना, अमिताभ ठाकुर को फिरोजाबाद में मांजनी स्कूल में बुला के सुनो मारा था। और ये वही समाजवादी है जिसने मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड किया था। आज अरे तो अजय टेनी इस समय किसानों पे जो गाड़ियां चलवाने के बाद अजय टेनी अभी इस समय मिनिस्टर, जो महेंद्र सिंह टिकैत के कॉल गर्लों के साथ फोटो लगाता था। योगी जी में 100 धाराएं खुद हैं, वो खुद ही, उनके जितने मिनिस्टर हैं सभी खुद ही मंत्री मिनिस्टर हैं। शिक्षा को बर्बाद किया, भ्रष्टाचार कर रही है। अब बेटिया रड़ुआ भड़ुआ की सरकार नहीं आएगी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। चिल्लाओ, लोकतंत्र, बाबा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत ही एनर्जेटिक पब्लिक आप लोग। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में है शर्मा जी चाय वाले, जो यहाँ का सबसे अच्छा सियासी अड्डा है। साथ राजनीति से जुड़ी हुई चर्चा आपको करनी हो, रुचि रखने वाले, दिलचस्पी रखने वाले सब यहीं आपको मिलेंगे। और आपने देखा कि शुरुआत 4-5 लोगों से हुई थी, लेकिन हुजूम उमड़ पड़ा और हमारी चर्चा में लोग जुड़ते चले गए। लोगों की अपनी राय, लोगों का अपना रुझान आने वाले चुनाव को लेकर, ये सुना आपने। इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके पास लेके आएंगे, जनता की राय आपको सुनाएंगे। जनता इस चुनाव में किसे वोट करने वाली है, किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है, ये तमाम चीजें आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।